सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज के द हिंदू के डिस्कशन में हमें अराउंड 8 न्यूज़ आइटम्स को डिस्कस करना है, जिसमें 2 एडिटोरियल्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। न्यूज़ आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा, उसमें सिर्फ हेडलाइंस हैं, बट हम उस बियॉन्ड द हेडलाइंस जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, टॉपिक्स को थोड़ा डाइसेक्ट करेंगे, ताकि आपका उससे स्टैटिक का सिलेबस भी लिंक हो जाए एंड आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। पहला टॉपिक है, अभी सिंपल हेडलाइन, इसकी सिर्फ इसकी हेडलाइन है जो इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंटर को कि आप एसओपीज बनाओ, ताकि जो डिजिटल अरेस्ट की प्रॉब्लम है, डिजिटल अरेस्ट का जो स्कैम है, वो कर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर बॉडी लाई करती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे या कंट्री में साइबर डिजिटल अरेस्ट ये शार्पली रिड्यूस हुए हैं। बस ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे इस न्यूज़ आइटम के अंदर। बट हम रिवाइज करते हैं कि क्यों डिजिटल अरेस्ट हमारी कंट्री में बढ़ रहे हैं। वाई डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स आर राइजिंग। आप भी मेरे साथ पेन पेपर लेकर इसको रिवाइज कर सकते हो, आपके पॉइंट्स एक्टिवली रिकॉल कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, क्योंकि यही ब्रेनस्टॉर्म करने से वी विल बी एबल टू राइट more points in the mains examination. This topic is directly related to GS3 cyber security. And if साइबर सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल राइट सच पॉइंट्स, बट अपने माइंड को ट्रेन कर लो कि आप इस तरीके के पॉइंट्स को बहुत कम टाइम में जनरली जल्द से जल्द जनरेट कर सको। सो वाई डिजिटल स्कैम अरेस्ट स्कैम्स आर राइजिंग। पहली बात तो डिजिटल अरेस्ट करके कोई भी चीज़ हमारे पीनल लॉज में एग्जिस्ट नहीं करती, बी इट BNS और BNSS। डिजिटल अरेस्ट इज कम्प्लीटली इलीगल। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स आर राइजिंग बिकॉज मैसिव डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है हमारी कंट्री में। डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है मैसिवली। यू कैन राइट अबाउट दिस डिजिटल इंडिया। कितने ईयर्स हो गए डिजिटल इंडिया को? 11 साल हो गए डिजिटल इंडिया को, राइट? सो मैसिव डिजिटल पेनिट्रेशन, UPI रेवोल्यूशन। टुडे एवरी वन इज कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट। तो दिस, बट लोगों के पास साइबर अवेयरनेस एंड साइबर लिटरेसी नहीं है, देयर फोर these cases are rising. Secondly, I would say yes, cyber awareness. साइबर अवेयरनेस का इशू, पीपल आर नॉट डिजिटली लिटरेट, ये प्रॉब्लम है स्पेशली इन द Tier 2 Tier 3 cities and the rural India. डेटा ब्रीचेस, इन साइबर क्रिमिनल्स को आपका डेटा कहाँ से मिल जाता है? बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल। आपका डाटा बिक जाता है। ये साइबर स्कैमर्स गॉट देयर योर डाटा थ्रू हैकर्स। अभी आपने एम्स का साइबर अटैक के बारे में सुना होगा। कुछ साल पहले न्यूज़ आई थी अबाउट आधार डाटा ब्रीचेस, आधार डाटा ब्रीच। So these scammers got your details and then they try to impersonate like a law enforcement agency, right? So next, these scams appear realistic due to use of AI, machine learning, AI। इसकी कल भी हमने देखा था कि how artificial intelligence is making the attacks more sophisticated, right? Realistic, okay? Deep fakes का issue, and ये वॉइस क्लोनिंग कर लेते हैं। वॉइस क्लोन कर ली किसी किड की, और वो किड अपने ट्यूशन में है, कोचिंग क्लासेस में है, और उसके पेरेंट्स के पास फ़ोन जाता है कि आपके बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया, और वो वॉइस क्लोन है थ्रू
दिस मशीन लर्निंग, द डीफेक्ट्स। अब पेरेंट्स के पास कॉल जाती है कि आपके बच्चे को डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है, इतने पैसे दो, देन हम उसको छोड़ देंगे। सो एआई मेक्स सच थिंग्स वेरी इजी। बॉर्डर, नेचर ऑफ सच क्राइम्स, क्रॉस बॉर्डर नेचर, तो जिससे जुरिस्डिक्शनल इश्यूज क्रिएट होते हैं। अभी के पार्क का इशू था म्यांमार में। ये ऑर्गेनाइज तरीके से रैकेट चला रहे थे टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द इनोसेंट इंडियंस। एंड टेक्नोलॉजिकल लूप होल्स का यूज़ किया जाता है। बी इट वीपीएन, इंक्रिप्शन। So ये these are the issues. These are the reasons why the digital arrest scams are rising in the country. Then what institutional measures? अभी हमने यहाँ एक बॉडी देखी थी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। यू कैन राइट अबाउट दिस, I4C। ये MHA के अंडर, दिस बॉडी lies under MHA। You can write about the cyber helpline। साइबर हेल्पलाइन का नंबर पता है किसी को? It's 1930। So you can register your complaint on 1930। There is concept of E0 FIR। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर 10 लाख से ऊपर का क्राइम है, अगर 10 लाख से ऊपर का क्राइम है एंड यू रजिस्टर योर कंप्लेंट ऑन दिस 1930 कॉन्टैक्ट नंबर, then your E0 FIR will be automatically registered। We have this National Cyber Crime Reporting Portal। अभी हमने RBI की ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स, जिसमें SOPs की का डिस्कशन हुआ। We have this certain एंड भी मैंने एक जगह पढ़ा था, ज़्यादातर इन क्राइम्स का नेचर होता है फाइनेंशियल, राइट, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। तो RBI ने डायरेक्ट किया सभी बैंक्स को कि आप अपने .com डोमेन को शिफ्ट करो bank.in पे, सो दैट द वेबसाइट अपीयर लेजिटिमेट, कोई आपकी वेबसाइट का क्लोन नहीं बना ले, राइट। तो ये सब इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जो हमने लिए, इस टॉपिक को हमने रिवाइज कर लिया ब्रीफ टाइम में, बिकॉज एक न्यूज़ आर्टिकल था गिवन था जिसमें सिर्फ हमारे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, बट हमने ओवरऑल उस टॉपिक को रिवाइज करा ड्यू टू दिस आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दिस न्यूज़। सिर्फ ये है कि CAPF एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। CAPF एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, एंड ये इशू CAPF ऑफिसर्स वर्सेस IPS, ये इशू हमेशा न्यूज़ में कई सालों से रहता है। सो पहले हम देखते हैं कि इस CAPF एक्ट के अंदर एक्चुअली है क्या। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग
अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया, जो टॉप पोजीशंस है इन सीएपीएफ में, बीट सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इसमें 50% ऑफ द टोटल इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट डेपुटेशन से आएंगी फ्रॉम आईपीएस, 67% पोस्ट आएंगी ऑफ द एडीजीपी, एंड सभी पोस्ट स्पेशल डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल, वो सभी पोजीशन आईपीएस से आएंगी। तो ये इशू है, एंड इस वजह से इस एक्ट को चैलेंज किया गया। सीएपीएफ को अगर हम देखें, हमारे पास कौन कौन से सीएपीएफ हैं? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, वी हैव सीआरपीएफ, इन सबके ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप रिवाइज कर लेना। बीएसएफ, वी हैव आईटीबीपी, वी हैव सीआईएसएफ, वी हैव एसएसबी, वी हैव एनएसजी, वी हैव Assam Rifles. 7 agencies, 7 forces comes under CAPF. अब मुझे ये बताओ, नेपाल बॉर्डर पे, इंडो नेपाल बॉर्डर पे कौन सी एजेंसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ना इस एक्ट को हमने देखा कि अबाउट दिस एक्ट द इशू इज आईपीएस ऑफिसर्स का रिजर्वेशन। आपने 50% पोस्ट इन द इंस्पेक्टर जनरल and 67% ADGP, and all the post of DGPs are reserved for the IPS. So this is the bone of contention. Therefore, this CAPF officer challenged this act. Right? ये एक्ट एप्लीकेबल है to these 5 forces only, not on NSG and Assam Rifles. Right? CAPF ऑफिसर्स का कहना है, इनका जो पॉइंट है, का आर्ग्यूमेंट है कि हम लोग स्पेशलिस्ट हैं, एक डिकेड ऑफ टाइम हमने स्पेंड किया है इन काउंटर इंसर्जेंसी, इलेक्शन ड्यूटीज, वीआईपी ड्यूटीज, too many of the too many of the difficult tasks that we were trained on, but senior positions में you are giving responsibility to an IPS officer who is a journalist in nature. Second, CAPF officials का एक प्रॉब्लम रहता है अबाउट प्रमोशंस, टाइमली प्रमोशन का एक इशू रहता है कंपेयर टू अदर ग्रुप ए सर्विसेज। दो मेजर इशू रहता है, फर्स्ट इज अबाउट आईपीएस रिजर्वेशन एंड सेकेंड अबाउट दिस प्रमोशन, टाइमली प्रमोशन नहीं होता। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में बहुत टाइम से चल रहा था। देन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इन संजय प्रकाश केस, या केस का नाम ध्यान रखना, इस टॉपिक को सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस संजय प्रकाश केस वेयर सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द सीएपीएफ एज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस। ये टर्म आपको याद रखनी है, OGAS, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज। सीएपीएफ को इन दिस संजय प्रकाश केस
सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विसेज। अब इससे क्या होगा, CAPF will get benefits of non-functional financial upgradation. Non-functional financial upgradation. Please remember this keyword also. Non-functional financial upgradation ये solve कर रहा है problem of this promotion. इसके नाम में ही इसकी explanation है, non-functional financial upgradation. Let's so this is the complete discussion of CAPF and the IPS tussle that's keep coming in the न्यूज़पेपर। राज्यसभा से भी इसको पास कर दिया गया और लोकसभा से तो पहले ही कर दिया गया था। इसको हम शॉर्टली कह रहे हैं RBD बिल ऑफ 2026। ये बिल एड्रेस कर रहा है अबाउट डिलेइंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। इस बिल ने स्ट्रिंजेंट कर दिए हैं कंडीशंस कि अगर आप बर्थ और डेथ को रजिस्टर करने में 1 से 2 साल लगा देते हो, देन यू विल नीड द अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। राइट, अगर 2 साल से ज़्यादा लगते हैं, मोर देन 2 years, you will need the approval of judicial magistrate of first class। अगर 2 साल से ज़्यादा आप बर्थ और डेथ को रजिस्टर नहीं कर पाते हो, यू विल रिक्वायर orders of a judicial magistrate। orders of a judicial magistrate you will need। वाई ये हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया? बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट्स। बट इससे इशू क्या क्रिएट होगा? हमारी जुडिशरी में ऑलरेडी 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, पेंडेंसी ऑफ केसेस। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनको आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, राइट। सो इस आर्टिकल के अंदर हमें यही डिस्कस करना था। दिस बिल विल बिकम एक्ट आफ्टर प्रेसिडेंशियल असेंट। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाला है नेटो से रिलेटेड। वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पहले देखते हैं। इस आर्टिकल में है कि नेटो नाउ इज इन द न्यू फेज। यूएस की और यूरोप के बीच में क्या इश्यूज हैं ओवर नेटो, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। लेट्स फर्स्ट डिस्कस द प्रीलिम्स एस्पेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल। नाटो की मैं अगर बात करूं, नाटो की फॉर्मेशन हुई थी 1949 में। नाटो की फॉर्मेशन हुई थी 1949 में थ्रू दिस वॉशिंगटन ट्रीटी। ये सब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। एंड इसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी कहते हैं, बिकॉज नाटो की फुल फॉर्म ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले की ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स, उसके बाद ये वॉशिंगटन ट्रीटी आई। नेटो का हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो इट इज़ इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
नेटो की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, इट इज़ नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। एंड डिसीजन जो नेटो में लिया जाता है, इट इज़ बाय कंसेंसस, राइट, नॉट बाय मेजोरिटी वोट। एक ये चीज़ हो गया। नेटो में वी हैव 32 मेंबर्स। रिसेंटली जिसने ज्वाइन किया था वो था स्वीडन 2024 में। एंड देन फिनलैंड, राइट, फिनलैंड ने ज्वाइन किया था आई थिंक 2023 में। एंड स्वीडन ने ज्वाइन किया था 2024 में। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर। 32 मेंबर्स थे ओरिजिनली, 12 मेंबर्स थे ओरिजिनली, 12 थे, वो हमें याद रखने हैं, बट याद करेंगे उसे प्रीलिम्स के टाइम पे। NATO runs on this principle of, you must have heard of this collective defense article 5, which means कि अगर किसी एक पे अटैक होता है, this will be considered an attack on all, right? Collective defense principle. And we have this open door policy on NATO, article 10 के अंदर, this is open door policy. ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है कि दिस नेटोज मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। तो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक और स्टेटस होता है अबाउट नेटो प्लस का। नेटो प्लस, नेटो प्लस में हमारी इन नेटो कंट्रीज़ के अलावा वी हैव ऑस्ट्रेलिया जो नेटो का मेंबर नहीं है, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, एंड आई थिंक इसराइल, या इसराइल, ये कंट्रीज नेटो प्लस का हिस्सा है। दिस आर नेटो प्लस 5 कंट्रीज। एक स्टेटस है जो यूएसए देता है, MNNA, दैट इज मेजर नॉन नेटो एलाई। ये यूएस गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है। इसमें कुछ कंट्रीज हैं लाइक जापान, साउथ कोरिया, इसराइल, पाकिस्तान। सो दीज आर मेजर नॉन नेटो एलाइज कंट्री। सो नेटो में हमने देखा कि नेटो के जो डिसीशंस होते हैं, इट इज़ टेकन थ्रू कंसेंसस। उसमें किसी तरीके की मेजोरिटी से वो डिसाइड नहीं होता है। अब वी हमने देखा कि MNNA अबाउट मेजर नॉन नेटो एलाई, डेजिग्नेशन गिवन बाय द यूएस। नेटो प्लस देखा, आर्टिकल 10 इज ओपन डोर पॉलिसी, आर्टिकल 5 इज कलेक्टिव डिफेंस, 32 मेंबर्स। यूपीएससी ने पूछा था अबाउट नेटो मेंबर्स, वो आपको याद रखने हैं बिकॉज यूपीएससी पहले भी पूछ चुकी है प्रीलिम्स में। ओरिजिनली 12 मेंबर्स हैं, और इसमें और भी चीज़ें हम याद करते हैं प्रीलिम्स के लिए कि अबाउट यूरोपियन कंट्रीज विच आर नॉट द मेंबर्स ऑफ नेटो। तो वो सब चीज़ें हम प्रीलिम्स के टाइम पे देखेंगे। अभी हमें बेसिक इतना ही ध्यान रखना है। इस आर्टिकल के अंदर, इन दिस आर्टिकल, ऑथर कह रहे हैं अबाउट दिस फंडिंग ऑफ नेटो, दिस नेटो इशू, यूएस एंड यूरोप में दिस इशू ऑलवेज परसिस्ट के आप फंड नहीं कर रहे हो, और यूएसए ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नेटो की कैरी कर रहा है। डिस्कशन है अबाउट दिस यूएसए's नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। दिस
स्ट्रेटजी में क्लियरली गिवन है कि यूरोप इज वेल्दी इनफ टू डिफेंड इटसेल्फ. यूरोप कैन डिफेंड इटसेल्फ. And US simultaneously can't bear the burden of European security as well as competition with China. So यूरोप को स्पेंड करना है, स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए अपनी यूरोप में. दिस इज द यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी. सो अमेरिका नाउ, दिस इज अमेरिकन स्ट्रेटेजिक शिफ्ट. इसी आर्टिकल के अंदर डिस्कशन है कि आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर, यूएसए ने अपने ट्रूप्स को रिड्यूस कर लिया एंड ट्रूप्स को विड्रॉ किया फ्रॉम जर्मनी. राइट. So this is American strategic shift. And this NATO 3.0, the article is mostly emphasizing, उसमें सिर्फ ये है कि यूरोप को अपनी सिक्योरिटी के लिए डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए फॉर यूरोप सिक्योरिटी. एंड अमेरिका विल प्रोवाइड द इंटेलिजेंस, the nuclear umbrella, and the technology to the Europe. But की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए वो यूरोप की होनी चाहिए. तो दैट इज़ अबाउट नेटो 3.0. बट यूरोप के लिए यहाँ जो चैलेंज है, फॉर डिफेंस, फॉर डिफेंस इक्विपमेंट, सर्विलेंस, द इंटेलिजेंस. सो यूरोप का चैलेंज इज अबाउट ह्यूज अमेरिकन डिपेंडेंसी. सो इस आर्टिकल में ये था. सेकेंडली, अमेरिकन प्रायोरिटीज आर शिफ्टिंग. अमेरिकन प्रायोरिटीज American priorities are mostly shifting to the Indo-Pacific, where America has to counter the Chinese assertiveness. इस आर्टिकल में गिवन है दिस अमेरिकन न्यू स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इज benefiting to India. Why? Because America will counter China, counter Chinese assertiveness in the Indo-Pacific, and because USA will focus on Indo-Pacific, and America will devote its resources to military. जिससे चाइना की ग्रोइंग असर्टिवनेस कम होगी. एंड यूरोप when Europe will spend more on the defense, then Europe will need defense equipments. So इंडिया के लिए यहाँ पर डिफेंस एग्रीमेंट्स प्लस डिफेंस एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है टू यूरोप. सो इस आर्टिकल का यही क्रक्स था. हमने इस आर्टिकल में अबाउट नेटो के से रिलेटेड जो प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया. अबाउट दिस कलेक्टिव डिफेंस, ओपन डोर पॉलिसी, नेटो प्लस, MNNA स्टेटस, एंड नेटो में जो डिसीशंस होते हैं दीज आर टेकन थ्रू कंसेंसस. देन हमने डिस्कस किया अबाउट दिस आर्टिकल कि हाउ देर इज दिस यूएसएस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू नेटो is benefiting India, and the shift is about more European spending on defense. Right? Europe need to take more responsibility of its security. हमने यहाँ पर यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी देखी जिसमें क्लियरली मेंशन था
कि यूरोप को स्पेंड करना है मोर, एंड यू यूएसए का shifting priorities about competing China in the Indo-Pacific, and this will benefit India. Why? Because USA will directly counter China's hegemonic rise in Indo-Pacific, and this will benefit to India because of military or defense cooperation with Europe, as well as India can export its defense products. इंडिया की एम्बिशन है टू बिड फॉर द 2036 ओलंपिक्स. सो इस आर्टिकल में मोस्टली जो डिस्कशन है वो यही है कि हमें अपना स्पोर्ट इकोसिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा. वी नीड टू इम्प्रूव आवर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम. आर्टिकल में गिवन था कि हमारा बेस्ट एवर जो अब तक रिजल्ट रहा वो रहा टोक्यो ओलंपिक्स में 2021, राइट. यहाँ पर इंडिया की 40th रैंक थी, 7 मेडल्स. एंड पेरिस ओलंपिक में हमारी परफॉर्मेंस इस एडिटोरियल में गिवन थे. हमारी रैंक थी 71st, 40 मेडल्स. अगर हमें एलीट क्लब में आना है, वी आर अ स्पोर्टिंग नेशन, हमें 30-40 मेडल्स, सॉरी, इन 2024 इंडिया हैड 6 medals, and in 2021 we in 2021 that was our best performance, 7 medals we got. अगर हमें elite club में आना है, we will need around 30 to 40 medals. So we need to create an ecosystem where sport will be recognized as a key element of people's movement, right? एक प्रॉब्लम है अबाउट दिस डोपिंग. इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ डोपिंग हब डिस्पाइट टेकिंग स्ट्रिक्ट एंटी डोपिंग मेजर्स. सो इस आर्टिकल के अंदर इसका क्रक्स तो यही था, बट हम डिस्कस करते हैं अबाउट खेलो इंडिया स्कीम, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है. वाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज अभी कॉमनवेल्थ गेम्स कंक्लूड हुए हैं. खेलो इंडिया स्कीम को हम डिस्कस करते हैं. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. मिनिस्ट्रीज की, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ओके. एंड अभी तो गवर्नमेंट ने एलोकेशन को ऑन दिस स्कीम 8 फोल्ड इंक्रीज किया, अबाउट 29,054 करोड़ इस आर्टिकल के अंदर गिवन था. एंड अबाउट दिस खेलो इंडिया स्कीम, देयर अ प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एथलीट, जिसमें टैलेंटेड प्लेयर्स को क्या कर रहे हैं हम, अराउंड 5 लाख रुपीज़ फॉर 8 ईयर्स तक के लिए उनको ट्रेनिंग के लिए दिए जा रहे हैं. उनकी ट्रेनिंग के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, फॉर ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, फॉर ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन. एंड हमने क्रिएट किया है खेलो इंडिया सेंटर्स.
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इस आर्टिकल में यही डिस्कशन था कि हमें ये खेलो इंडिया सेंटर्स और ज़्यादा बढ़ाने हैं। हमने इसके अंदर क्रिएट किया खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, राइट। एंड ताकि स्पोर्ट्स एंड हमारा एजुकेशनल करिकुलम इंटीग्रेटेड रहे, इसके लिए हमने स्पोर्ट को एज अ की एलिमेंट ऑफ होलिस्टिक ग्रोथ अंडर न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकॉग्नाइज किया, ताकि हम फिजिकल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम स्कूल अकेडमिक करिकुलम के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें। इसी खेलो इंडिया के अंदर कुछ इवेंट्स लाइक खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर दीज अंडर 17 एंड अंडर 21 किड्स, स्कूल एंड कॉलेज गोइंग एथलीट्स के लिए। वी हैव खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यूनिवर्सिटी लेवल पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी होते हैं फॉर विंटर स्पोर्ट्स। वी हैव पैरा गेम्स, इसी के अंदर इंडिजिनस गेम्स को भी हम प्रमोट कर रहे हैं लाइक मल्लाखम्ब, ट्राइबल गेम्स। सो ये हमारा आर्टिकल अबाउट द एंटायर स्पोर्ट्स एंड what we need to do is about creating a sports culture that maximizing the scope of fit India and focus on grassroots development. सो यही सब इसके अंदर डिस्कशन था। नाउ पेपर लीक्स। इस आर्टिकल के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं थे, बट अगर हम इस टॉपिक को रिवाइज करें एंड द कॉन्टेक्स्ट इज पार्लियामेंट ने रिसेंटली अनफेयर मीन्स के लिए एक्ट पास किया, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं एंटी पेपर लीक बिल। एंटी पेपर लीक बिल 2026। एक बार इसके प्रोविजंस देख लेते हैं जो इस आर्टिकल में गिवन नहीं है, बट स्टिल भी डिस्कस बिकॉज वो कनेक्टेड है। नाउ इस बिल के अंदर इज अ प्रोविजन ऑफ स्टिंजेंट पेनल्टीज, ये हमने सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम 5 years की, अर्लियर मिनिमम 3 साल की पेनल्टी हुआ करती थी और ये मिनिमम 5 years to 10 years, और फाइन्स को भी बढ़ा दिया गया 50 लाख रुपीज़, फाइन बढ़ा दिया गया फ्रॉम अर्लियर 10 लाख। एंड इसमें हमने ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स को उनके लिए पनिशमेंट और स्ट्रिंजेंट रखी है। अगर कोई ऑर्गेनाइज नेटवर्क पेपर लीक में इन्वॉल्व है उनके लिए पनिशमेंट है 10 years और मिनिमम है 7 years प्लस फाइन अप टू 10 करोड़। एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स,
फास्ट ट्रैक कोर्ट को विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे और विद इन 3 मंथ उनको ट्रायल को कंप्लीट कर लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ चार्जशीट फाइलिंग। तो एक फिक्स्ड टाइमलाइन सेट कर दी। फोर्थ, इन्वेस्टिगेशन। इन्फोर्समेंट एजेंसीज को विद इन 2 मंथ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेनी है। एंटी पेपर लीक बिल दिस ईयर मेंस में भी पूछा जा सकता है एंड इन द नेक्स्ट ईयर, बिकॉज नाउ वी आर मोस्टली फोकसिंग ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म्स, है ना। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स, इस पे तो हम लोग पढ़ते ही थे, बट मेंस में दिस टॉपिक इज़ न्यू नाउ। यूपीएससी ने 2024 में जब हमारा यह प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट आया था, तब क्वेश्चन पूछा था GS2 के अंदर, राइट। सो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि आप मोस्टली फोकस कर रहे हो अबाउट व्हाट हैपेंड आफ्टर पेपर लीक। पेपर लीक हो गया है, उसके बाद आप इसका फोकस कर रहे हो कि हम पेनल्टीज पे फोकस करेंगे। यू आर नॉट ट्राइंग टू एड्रेस द रूट कॉज कि पेपर लीक हो क्यों रहा है। कोर क्रक्स इस आर्टिकल का यही था। अभी गवर्नमेंट ने नंदन नीलेकानी पैनल भी बनाई, नीलेकानी टास्क फोर्स। वो इस इशू को कॉम्प्रिहेंसिवली डील कर रहे हैं। इसकी रिकमेंडेशन तो अभी नहीं आई, बट जो 2024 का हमारा एक्ट था, उससे पहले कमेटी थी, डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी। डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी, and this committee gave around 101 recommendations to address these issues, क्योंकि उस टाइम पे भी नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था। गवर्नमेंट ने माना था कि कुछ सेंटर में एग्ज़ाम लीक हुआ है और री एग्ज़ाम हुआ भी था कुछ सेंटर में। देन उसके बाद फॉर ओवरहॉलिंग द NTS परफॉर्मेंस एंड अबाउट रिफॉर्मिंग द एंटायर एग्ज़ाम द एंट्रेंस सिस्टम, पेपर कंडक्ट करने के तरीके को डॉक्टर राधाकृष्णन ने इलेबोरेटली डिस्कस किया। और गवर्नमेंट ने इनकी कुछ रिकमेंडेशंस को मानी, सभी रिकमेंडेशन को नहीं माना। तो एक बार उस डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी की हम रिकमेंडेशंस को देख लेते हैं। CPPT, वी नीड टू फोकस ऑन कंप्यूटर, CPPT, कंप्यूटर असिस्टेड सिक्योर पेन एंड पेपर टेस्टिंग। इसका सीधा मतलब ये है कि एग्ज़ाम तो बच्चा पेन एंड पेपर में देगा, बट जो एग्जामिनेशन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्यूटर के थ्रू होगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर थ्रू कीज़, इनक्रिप्टेड कीज़, सीधा एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर जाएगा एंड वहीं प्रिंट होगा जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, ताकि हम प्रिंटिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। सेकंड, DG एग्ज़ाम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लाइक DG यात्रा, जिसमें स्टूडेंट का वेरिफिकेशन, एक ये भी होता था कि आइडेंटिटी कंसील करके पहले स्टूडेंट्स पेपर दे लिया करते थे बिकॉज मैनुअल वेरिफिकेशन होती थी। अब स्टूडेंट की वेरिफिकेशन होगी बायोमेट्रिक्स प्लस AI एनालिटिक्स, राइट, ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एडमिशन, राइट। एक ये था। थर्ड, NTA को लेकर बोला कि NTA जो है आउटसोर्सिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। NTA
heavily dependent on outsourcing, right? So the need is to create dedicated verticals in NTA. फॉर दिस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनटीए, जिसके अंदर एनटीए के डेडिकेटेड वर्टिकल्स हों, एनटीए आउटसोर्स नहीं करे प्राइवेट पार्टीज को। एंड एक और चीज़ थी जिसमें एग्जामिनेशन सेंटर, बहुत से एग्जामिनेशन सेंटर प्राइवेट एजेंसीज रन करती हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण कमेटी ने बोला था कि these examination centers must be run by government. Every district must have a dedicated examination center. Okay, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, बीट केंद्रीय विद्यालय, इनके अंदर सेपरेट डेडिकेटेड एग्जामिनेशन सेंटर होने चाहिए जिसके अंदर सभी फैसिलिटीज़ हो, ताकि हमें आउटसोर्सिंग नहीं करनी पड़े दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू प्राइवेट एजेंसीज, राइट। सो ये आर्टिकल हमने ओवरऑल समझ लिया अबाउट दिस एंटी पेपर लीग एंड द नंदन निलेकानी टास्क फोर्स और अभी डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी। नाउ ये बात करते हैं अबाउट दिस क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल का आर्टिकल हमने कल भी देखा था। क्रिटिकल मिनरल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा है। एंड क्रिटिकल मिनरल्स की हमें नीड क्यों है? बिकॉज ऑफ द ईवी, द सेमीकंडक्टर, डिजिटल रेवोल्यूशन, द एआई, इन सब के लिए भी नीड द क्रिटिकल मिनरल्स। आर्टिकल में बोला गया है कि स्टिल जो हमारे इनिशिएटिव्स लिए लाइक नेशनल क्रिटिकल मिशन और काबिल ने एग्रीमेंट साइन किया विद अर्जेंटीना फॉर एक्सप्लोरेशन, और डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन भी हम कर रहे हैं। ये एक लॉन्ग जेस्टेशन वाले प्रोजेक्ट हैं, इनमें टाइम लगेगा। तब तक हमें स्टॉक पाइल कर लेना चाहिए दीज मिनरल्स, राइट। हमें स्टॉक पाइल करना चाहिए तब जब प्राइसेस कम है, एक प्राइसेस फिक्स कर लें, फ्लोर प्राइस, और जब प्राइसेस ज़्यादा हों तो हम वो अपना स्टॉक पाइल में से रिलीज़ कर दें। और बाकी डोमेस्टिक कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करना है एंड साइंटिफिकली जियो स्पेशल सर्वेस को स्ट्रेंथन करना है, सो दैट वी विल बी एबल टू एक्सप्लोर देम एंड रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना। सो क्रिटिकल मिनरल, अगर मैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, या आपसे कोई पूछ ले कि क्रिटिकल मिनरल्स एक्चुअली इसका मतलब किस हिसाब से हम इसको क्रिटिकल कहेंगे, तो इसके दो दो फैक्टर्स हैं। वन इज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, राइट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लाइक जैसे हम नेसेसिटी अभी हमने डिस्कस करी इन ईवी, सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज, सोलर फोटोवोल्टेक्स। एंड सेकंड, सप्लाई रिस्क। इट इज़ वल्नरेबल टू सप्लाई डिसरप्शन, राइट। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिससे हम मिनरल को कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। एग्जांपल हमने कल भी देखे थे, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट, 17 डिफरेंट एलिमेंट्स उसके अंदर, ग्रेफाइट, राइट। ये सब क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इंडिया ने भी नोटिफाई करे थे अबाउट 30 क्रिटिकल मिनरल्स, और यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स में। 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया ने आइडेंटिफाई करे, राइट, जिसमें लिथियम है, कोबाल्ट है, इवन कॉपर भी क्रिटिकल मिनरल है। हमने कॉपर को एज अ क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाई किया हुआ है। हमने इसमें इशू देख लिया अबाउट दिस चाइनाज डोमिनेंस। प्रोसेसिंग में 90% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ आर विद चाइनीज। एंड अगर कंसंट्रेशन देखें अबाउट दिस लिथियम ट्राइंगल, ये भी हम पढ़ते हैं, दिस ए बी सी, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले।
जहाँ पर चिले की अगर बात करें तो चिले के पास 50% ऑफ ग्लोबल लिथियम रिजर्व है, राइट। सो कंसंट्रेशन even in the upstream there is a geographic concentration in some countries, midstream में भी it's China। रिसेंटली इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें एक इनिशिएटिव था जिस एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हमने अभी रिसेंटली डीलिस्ट किया। एक्चुअली अभी 2023 में ये इनिशिएटिव लिया गया था, डीलिस्ट कर दिया हमने 6 मिनरल्स को, जिसमें लिथियम था, बेरिलियम था, और 4 अदर एलिमेंट्स थे। इनको हमने डिलिस्ट कर दिया फ्रॉम एटॉमिक मिनरल कैटेगरी से, ताकि प्राइवेट सेक्टर उसको माइन कर ले। एक ये हमने इनिशिएटिव लिया। एंड अभी रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस किया था कंपोजिट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, ताकि एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग हो सके, कम माइनिंग, राइट। बाकी एक बॉडी भी बनाई काबिल, और काबिल ने कैटामेक अर्जेंटीना में वो एग्रीमेंट भी साइन किया, कैटामेक अर्जेंटीना में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी जीएसआई एक्सप्लोर कर रहा है इन दिस जम्मू कश्मीर वगैरह में लिथियम का। ग्लोबल लेवल पे हमने कुछ इनिशिएटिव्स लाइक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंडिया ने ज्वाइन किया है 2023 में, इंडिया इसका मेंबर है। एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, दिस इज बिटवीन जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। एंड हम बायलेटरल एग्रीमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ साइन कर रहे हैं। सो ये इशू था हमारा अबाउट दिस क्रिटिकल मिनरल्स। इसको हमने बहुत प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से देख लिया। बस एक ये लास्ट न्यूज़ आइटम जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस न्यूज़ में तो हमें प्रीलिम्स के लिए पॉइंट्स इतने रेलेवेंट नहीं मिलेंगे, बट हमें खुद रिसर्च करनी होती है। जैसे बस इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसका नाम नौरो हुआ करता था, इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया रिपब्लिक ऑफ नाओ। नाउरो जो इसका अर्लियर नाम था, ये इसके जो कॉलोनियल पावर्स ने जिन कंट्री इस कंट्री में रूल किया, नाउरो, उनसे प्रोनाउंस नहीं होता था, तो उन्होंने इसको नाउरो बना दिया। इसका इंडिजिनस नेम नाओ इरो है। इट इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन। एक ये चीज़ तो हमें बस इस न्यूज़पेपर आर्टिकल से पता लगता है। अब हमें इसमें ये जानना है फॉर प्रीलिम्स कि इट इज़ अ पैसिफिक आइलैंड, इट इज़ अ पैसिफिक आइलैंड। इनने अपना नेम क्यों चेंज किया? बिकॉज ऑफ दिस डीकोलोनाइजेशन। एंड इट लाइज इन दिस माइक्रोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। इट लाइज इन द माइक्रोनेशिया ग्रुप। हम ये 3 ग्रुप पढ़ते हैं इन द पैसिफिक रीजन: माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पोलिनेशिया। इसमें हमें फोकस करना है कि माइक्रोनेशिया में मार्शल आइलैंड्स हैं, पलाऊ है, नाउरो है। अब यूपीएससी यही मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बना सकता है। वो माइक्रोनेशिया में डाल देगा कुक आइलैंड, एंड नाउरो को डाल देगा पोलिनेशिया में, एंड एक और ऑप्शन बना देगा वैनुआतु, उसको डाल देगा मेलानेशिया में। एंड देन वो आपसे पूछेगा इसमें 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है। तो इसी इस तरीके से तो क्वेश्चन फॉर्म्स होते हैं। सो न्यूज़ सिर्फ हमें कॉन्टेक्स्ट देता है, हमें उसको थोड़ा डीप बियॉन्ड द हेडलाइंस उसको देखना पड़ता है। अगर हम नाउरू की बात करें तो ये हमने देखा कि इट इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन। कंट्री वाइज इट इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, इट इज़ द
थर्ड, स्मॉलेस्ट कंट्री। ये एक प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट रहने वाला है, लाइक आफ्टर वेटिकन एंड मोनाको, देन वी हैव दिस नाओ इरो। एक और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि नाओ इरो डोंट हैव एनी पॉलिटिकल पार्टी, नो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट इन नाओ इरो। सो इलेक्शंस में कैंडिडेट्स वहाँ पर इंडिपेंडेंटली वोट करते हैं। सो इसमें यही हमें फोकस करना है, एक तो नाउरू की लोकेशन, कि इट लाइज इन माइक्रोनेशिया आइलैंड, माइक्रोनेशिया ग्रुप, एंड नाउरू इट इज़ अ पैसिफिक आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में है। इसके साउथ में सोलोमन है, ईस्ट में किरिबाती है, वेस्ट में पपुआ न्यू गिनिया है, एंड इसके नॉर्थ में मार्शल आइलैंड है। बस यही प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बस ये एक जो माइक्रोनेशिया, पहला मेलानेशिया एंड पोलिनेशिया, इस पे फोकस ज़रूर करना है। इसके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, वो हमें रिमेंबर कर लेने हैं। इसके लिए हम निमोनिक्स बना सकते हैं। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ये मैप्स दोनों। और इस पीडीएफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हो तो वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे चेंज कर दूंगा। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज डिस्कशन। हम कल फिर से द हिंदू को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस